बस उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर मैंने कलाबाजी खाने का फैसला कर लिया। अव्वल खान के इसरार नामी आदमी की ली हुई तस्वीर से यह साबित हो चुका था कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के एक मकान में सागा, रास अलमेडा और इसके दो सफेद फम साथियों के हमरा मैं नोशी करते हुए सखी मुराद की तजहीक में शामिल था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि सागा और रास अलमेडा के दरमियान कैसी मुफाहमत चल रही थी और इनके दरमियान ताउन का दायरा कितना वसी था, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक चाल चलने का मौका मौजूद था। सखी मुराद, मैंने कदर तवक्कुफ के बाद आहिस्ता से कहा और उसका पुष्ट बना, वो लोग अपनी गर्ज के लिए अंधे हो चुके हैं और अपने मकसद बरारी के लिए अपने साथियों तक को मौत के मुंह में झोंक देते हैं। सखी मुराद ने अपने हाथों से अपने चच्चा जाद भाई वलीदाद को हलाक किया और फिर खुद भी एक कुत्ते की मौत मारा गया। मैं समझ रहा था कि तुम इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हो। वो भेड़िए हैं, भूखे होते हैं तो अपने ही साथियों को चीरना फाड़ना शुरू कर देते हैं। सागा की आंखों में दिलचस्पी और कराई, साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरे बयान पर शुबा नहीं हुआ था। उसने पूछा, सखी मुराद सरमायादार सियासतदान था ना, उससे तुम्हारा क्या वास्ता था? बेशतर सियासतदान ताकत के रहस्या होते हैं। वो मुझे खरीदना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके करतूत देखकर उससे मुतनफ्फर हो गया था। उसके मारे जाने के बाद उसका आका मुझे धमकियां देकर फांसना चाह रहा है और तुम्हारा ख्याल है कि मैं उससे मिला हुआ हूँ? उसने मेरी बात काट कर बेचैनी से पूछा। मेरा ख्याल यही कहता है और इसी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे कई रोज से तुम्हारे बारे में अजीब और पुरस्रार खबरें मिल रही थी। किसी को कुछ नहीं मालूम कि आजकल तुम क्या करते फिर रहे हो। मेरे पुराने वाक़ों में अब तुम ही इतने ताकतवर हो कि जो मेरे सामने आ सको। दूसरों को तुम अपनी दादागिरी से खा गए। इस बार भी सागा ने मेरी बात दरमियान से उछक ली और फिर पूछा, सखी मुराद को मारने और तुम्हें धमकियां देने वाला कौन है? ये मालूम हो जाता तो मैं तुम्हारे पास आने के बजाय इसी से ही अपना हिसाब बराबर करता है। वो जो कोई भी है पर्दे में है। जिस दिन मुझे उसका सुराग मिल गया मैं उसका नरखरा उधर टालूंगा। इसका मतलब है कि तुमने आजकल शहर में अपने बहुत से दुश्मन पाले हुए हैं। वो मेरी बेबसी से माजूज होते हुए बोला, तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं होगी कि जिमी लाइट के बाद आने वाला तुम्हारे लहू का प्यासा है। तुमने शी को जो जख्म लगाए थे वो नासूर बन कर रिस रहे हैं और अब तुम्हें इनका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। शी में अब जिमी लाइट के जानशीन कौन है? मैंने पहलू बदल कर पूछा। दुश्मन को यह जानने का कोई हक नहीं है। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैलकी। मेरी तरह उसने भी रास अलमेडा का नाम नहीं लिया। मुझे हैरत थी कि अखबारात में उसकी तस्वीरी कहानी के बाद भी सागा की आंखें बंद थी। मैं तुम्हारी कैद में हूं तो मुझे अपने सुपराई मैन के हवाले कर देने का इरादा रखते हो। अगर मुझे ऐसी एक आध बात मालूम हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं इस बात को कहीं नहीं पहुंचा सकता। मरने से पहले तुमको हर बात मालूम हो जाएगी। वो पूरे एतमाद से बोला। फिलहाल तुम्हारी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर एक बड़ा इनाम मुकर्रर है, मगर पैसा मेरे लिए बेवकूफ है। मुझे ताकत और इख्तियार की जरूरत है। तुम्हें अपने सामने देखने के बाद मेरी आरजू एक ही है कि तुम्हारे पकड़े जाने की खुशी में सुपर आई मैन मुझे एक सिल्वर आई का मालिक बना दे। इसमें हम सब का फायदा है। मेरी ये सौदेबाजी मुकम्मल हो जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त तक तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। कैद? मैंने आजुर्दगी से कहा। अगर कैदी करना है तो मुझे पढ़ने के लिए कुछ अखबारात वगैरह जरूर दे देना, ताकि मैं एक कोने में पड़े पड़े अपनी जिंदगी से बेजार ना हो जाऊं। मैंने उस नफे फिक्र के जरिए उसे ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि इस रोज के अखबारात में रास अलमेडा का कच्चा चिट्ठा तफसील से छाया हुआ है। वो मेरी बात का कोई असर लिए बगैर बेपरवाही से हंस कर बोला, चाहे तुम भूल गए कि मैं सिर्फ 3 जमात पढ़ा हुआ हूँ। मुझे मेरी रोजी तालीम से नहीं नसीब से मिल रही है। एक अनपढ़ आदमी के घर में अखबारों का क्या काम? वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध कर रखूंगा। ऐसे में आदमी को अखबार के बजाय नानी याद आने लगती है। उससे गुफ्तगू जरूर होती रही थी, लेकिन उसका अनाद अपनी जगह बरकरार था। यह बात भी मेरी समझ में आ गई कि वो रास अलमेडा के बारे में इस रोज के अखबारात में छपने वाली सनसनीखेज कहानी से क्यों बेखबर था। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि रास अलमेडा ही शहर में शी का सुपर आई मैन बना हुआ था और उसी ने सागा को आई मैन बनाने की उम्मीद दिलाकर सस्ती और बेहतरीन हेरोइन की फराहमी के काम पर मामूर किया हुआ था। उठो। सागा ने अपने रिवाल्वर की नाल को जुम्बश देकर मुझे हुक्म दिया और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बातें बहुत हो चुकी थी। मेरे लिए वक्त बहुत कम रह गया था। मैं कोई मुजामत के बगैर सागा से अपने हाथ पैर बनवा कर उसका कैदी बन जाता या फिर उसके चुंगल से निकलने की कोई राह निकालता। मैंने कनखियों से इधर उधर देखा, फिर कसलमंदाना अंदाज में अकेले सोफे से उठने की अदाकारी करते हुए पूरी कुव्वत से उछल कर सोफे के पीछे चला गया। कमरे की फिजा में ठक की एक मानूस सी आवाज गूंज कर रह गई और मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। शायद सागा ने मेरी गैर मुतवक्का हरकत पर किसी इरादे के बगैर ही ट्रैगर दबा दिया था। मुझ पर 2 गोलियां बर्बाद करने के बाद उसके रिवाल्वर का चैम्बर खाली हो चुका था। इससे घोड़ा लोहे से टकरा कर रह गया था। मैं किसी प्रोग्राम के बगैर बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर सागा के उस ठिकाने पर पहुंचा था। इससे मेरे इस्तकबाल के लिए किसी तैयारी का मौका नहीं मिल सका था और वो महज 2 गोलियों के साथ अपना रिवाल्वर लेकर मेरे मद्दे मुकाबले आ गया। उससे पहला मौका मिलते ही अपने रिवाल्वर की 2 गोलियां मेरे ऊपर चला दी। ये मेरे मुकद्दर की यावरी और उस सफाक की हद से बड़ी हुई खुद एतमादी थी कि वो दोनों गोलियां मेरा बाल बेका किए बगैर जाया हो गई। मैं मुसलसल खाइफ था कि वो किसी भी लम्हे मुझ पर फायर कर सकता है।
इधर सागा जानता था कि उसके हाथ में अच्छी हथियार के बजाय सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा रह गया। वो मुझसे इतना मुतरफ्फर था कि मुझे फौरी तौर पर हलाक या माजूर कर देने पर तुला हुआ था, लेकिन निहत्था होते ही उसने मकाराना चालबाजी से अपनी हिकमत अमली बदल दी। मुझे गुमान हुआ कि वो अपना रवैया बदल रहा है, लेकिन वो नरम गर्म बातों में उलझा कर को खतरा मोल लिए बगैर मुझे बेदस्तोपा करने पर तुला हुआ था। एक बार वो मुझे पूरी तरह बेबस कर लेता तो फिर मेरा बचना मुहाल था। रिवाल्वर के खाली घोड़े की आवाज सुनते ही मैंने सोफे की आड़ से निकलकर उस पर छलांग लगा दी। उसके मुंह से मुगलजात का तूफान उमड़ पड़ा था। उसने ताक खाली रिवाल्वर मेरी खोपड़ी की तरफ फेंक मारा। मैंने बाएं तरफ झुककर अपना सर बचाया और वजनी रिवाल्वर शीशे की कई चीजें टूटने की पुरशोर आवाज के साथ दूर जा गिरा। इस असना में मैं सागा के सर पर पहुंच चुका था। वो अपने बोधे हथियार के सहारे मुझे बांध लेने का मंसूबा नाकाम होने पर बुरी तरह बौखलाया हुआ था, जबकि मैं इब्तिदा ही से अपने बाजू को आजमाने पर तुला हुआ था। मैंने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा और उसे अपनी चौंक में कई कदम पीछे रगेदता ले गया। मेरी पहली वेश्याना टक्कर ने उसकी पेशानी लहू लुहान कर दी और उसके हल्के में गुर्राटें घुटने लगी। क्या है, क्या बदमाशी हो रही है यहाँ? अंदर से जमर्द चिंगारती हुई ड्राइंग रूम में घुस आई। शीशे का आरायशी सामान टूटने का शोर, आहिनी रिवाल्वर की छनकार और फिर सागा की गालियां दोनों औरतों को ड्राइंग रूम की तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफी थी। मैं इनके मुदाखलत का खतरा भांपते ही सागा को मुक्कों के जोर पर ड्राइंग रूम के तकरीबन वस्त से भी आगे ले गया। इसका पूरा चेहरा खून में डूब कर बिगड़ चुका था। वो मंजर शायद इतना भयानक और रूह फरसा था कि जमर्द रूहानसी आवाज में गालम गलोच करने के बावजूद चौखट आबूर करके ड्राइंग रूम में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकी। जमर्द कोई आम घरेलू औरत नहीं थी। वो कराची के बदनाम जमाना बाजार की एक सिक्का बंद डेरेदारनी थी, इसलिए उसका कुछ पता नहीं था कि कब मेरे और सागा के झगड़े में दखल दे दे। उसकी तरफ से खतरे का इदराक करते ही मैंने सागा के गिरबान छोड़कर दोनों हाथों से उसका गला दबोचकर उसे एक तरफ दबा दिया कि उसकी पूंछ डेरेदारनी की तरफ हो गई। मैं उसके शानों के ऊपर से मकान के अंदरूनी हिस्से पर निगाह रख सकता था। इस वक्त मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। बिगड़े हुए हालात तेजी से साजगार हुए थे कि मैं चाहता तो इस वक्त सागा को लेकर वहां से फरार होने की कोशिश कर सकता था, मगर उसके खून आलूदा चेहरे की वजह से मुझे रास्ते में दुश्वारी का सामना हो सकता था। ऐसे किसी भी खतरे से बचने के लिए मैं सागा को वहीं धकेल कर उस मकान से निकल जाता। मैंने सागा का गला दबोचकर पलटते पलटते ये देख लिया था कि अशिया की किरचियां वगैरह मेरे और बैरूनी दरवाजे के दरमियान नहीं थी। मैं आसानी से उल्टे कदमों भी दरवाजे की तरफ बढ़ सकता था। मैं उसी अधेड़ बुन में मुब्तला था कि अंदर से नादिया तकरीबन चीखती हुई नमूदार हुई। उसके दिलकश चेहरे का रंग लाल बबूका था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो शदीद गुस्से या हैजान में मुब्तला है। उसके अंदाज और तेवरों में कोई ऐसी बात जरूर थी कि मैं चौकन्ना हो गया। वो दौड़ती हुई जमर्द की ओर से चंद लम्हों के लिए बाहर निकली। मुझे उसके दाहिने हाथ में दबा हुआ छोटा सा पिस्तौल नजर रखा। इसे पिस्तौल लेने में ही देर लग गई थी, वरना ड्राइंग रूम में अचानक शुरू होने वाली हड़बोंग ने उसे और जमर्द को चौंकाया था। वहीं रुक जाओ, मैंने सागा के नरखरे पर अपनी गिरफ्त को सख्त करते हुए जल्दी से कहा। तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं सागा का गला घूंट दूंगा। किसे रोक रहा है? लगता है कि ये इसके बाप का नौकर है। जमर्द अपनी जगह पर बल खाकर खिलखिलाई। चमिया, चला दे गोली और बता दे कि तुझे वलायती तमंचा चलाना आता है। वैसे तो जमर्द सिर्फ चमिया की मां होने की दावेदार थी। इस वक्त उम्मुल खबाइस मालूम हो रही थी। जदीद माहौल में बहुत कुछ सीख गई थी, मगर उसकी बोलचाल से कदामत का अभी भी रंग झलक रहा था, जो उसके तबके की औरतों की पहचान होता है। नादिया या चमिया ने जमर्द के उकसाने पर अपना पिस्तौल वाला हाथ बुलंद करके सीधा किया, लेकिन सागा की पुश्त को अपने और मेरे दरमियान देखकर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। सागा अपने तमाम तर अंदाजों के बरक्स अचानक ही मेरी गिरफ्त में आया था और इस वक्त तक संभलने में कामयाब नहीं हो सका था। नरखरे पर बढ़ने वाले दबाव ने उसके रहे से औसान भी खता कर दिए थे। उसके हल्क से अजीब और बेमानी आवाजें निकल रही थी, मगर जिस्मानी तौर पर उसकी मुजामत बराए नाम थी। सागा के रिवाल्वर का चैम्बर खाली होने के इंकशाफ पर मुझे जो खुशी हुई थी वो चमिया के हाथ में पिस्तौल देखकर काफूर हो गई। खूबसूरत और दिलफरेब नजर आने वाली चमिया ने अपनी सारी उम्र मुआशरे के बुरे लोगों के साथ रहकर गुजारी थी, मगर मैं देख रहा था कि नन्ना सा पिस्तौल संभालने के मामले में वो बेहद एतमाद का मुजाहरा कर रही थी। आछी हथियार किसी घाघ दुश्मन के हाथ में हो तो खतरनाक होता है, मगर अनाड़ी हरीफ के हाथों में वही हथियार कई गुना ज्यादा भयानक होता है। दिफा करने वाले को कुछ पता नहीं होता कि अनाड़ी हरीफ से कब और किधर गोली चल जाएगी। छमिया के मुसल्ला हो जाने से खतरा एक मर्तबा फिर संगीन हो गया था। मैं सागा की ओट में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। चमिया का पिस्तौल वाला हाथ गैर इरादी तौर पर कदरे झुक गया था, लेकिन पूरी तरह नीचे नहीं गिरा था। जमर्द की गंदी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। चंद सानियों तक इन दोनों को मेरी पसपाई का अंदाजा नहीं हो सका। फिर अचानक ही छमिया का बाजू फिजा में दोबारा तन गया। ठहरो। वो हल्के बल चीखी तो उसकी आवाज फट गई। गायकी की तरबियत पाने वाले नर्मो नाजुक गले के लिए वो कोशिश जुल्म से कम नहीं थी। चमिया जलाकर खांसी और बात जारी रखते बोली, तुम सागा को लेकर यहां से नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं रुके तो मैं नतीजे की परवाह किए बगैर गोली चला दूंगी। नतीजे की परवाह सागा को होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पुष्ट तुम्हारे निशाने पर है। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए उसका मजाक का उड़ाया। तुम खुशी से गोली चलाओ, चाहे सागा अपनी पुष्ट पर दूसरा सुराग खामोशी से सह ले।
पीछे से आने वाली रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि मैं नकासी के रास्ते से बहुत करीब था और एक ही जस्त में बाहर निकल सकता था। चमिया नौजवान और शाइस्ता नजर आती थी। जमर्द के बरक्स वो नई रोशनी में पली बड़ी थी, लेकिन मेरे तज़हीक आमेज तबसरे पर चिल्लाकर उसने मुझे भारी भरकम गालियां देनी शुरू की तो अपनी मां को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऊपर से ऐसी पुरकशिश और नरमो नाजुक नजर आने वाली चमिया अंदर से ऐसी बदजुबान और फाहिश कलाम भी हो सकती के। वो इसका खून था जो इस वक्त उसके सर चिढ़ कर बोल रहा था। मैंने लम्हे भर के लिए रुककर सागा की खून में नहाई हुई नाक पर भरपूर टक्कर रसीद की और उसके हल्क से एक भयानक गुर्राहट आजाद हुई और मैंने उसका गला छोड़ दिया। मेरे हाथों का दबाव खत्म होती वो तिवरा कर नीचे गिरने लगा था कि ड्राइंग रूम में छोटे से पिस्तौल का धमाका गूंज उठा। सागा की दूसरी चीख से मुझे अंदाजा हुआ कि गिरते गिरते भी चमिया की चलाई हुई गोली का निशाना बन चुका था। वो सब मेरे अंदाजे थे, क्योंकि सागा का नरखरा आजाद करने के बाद 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी कमरे में मैं नहीं रुका था। जस्त लगाकर बरामदे और फिर कच्चे अहाते में निकलता चला गया था। मुझे होश उस वक्त आया जब जमर्द का बर्मी या बंगाली मुलाजिम एक दीवार की ओर से निकलकर अचानक मेरे सामने आ गया। कपड़े धोने बल्कि कूटने वाला एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में दबा हुआ था। मुझे अपने ऊपर सख्त ताव आया कि अंदर रूनुमा होने वाले वाकयात की तेजी में उलझकर मैं इस मुनहनी से मुलाजिम को बिल्कुल फरामोश कर बैठा था। वो शायद कहीं चुप कर अंदर के हालात का जायजा लेता रहा था और पूरी सूरत-ए-हाल से बाखबर था। जब तक अंदर मार धाड़ होती रही वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। मेरे फरार होते ही उसका वफादारी का जज्बा जाग उठा और वह डंडा लेकर मेरे मुकाबले पर उतरा। जिस्मानी एतबार से वो मेरे मुकाबले में बहुत कमतर था। मैं उसे अपने बाजुओं में लेकर जोर से भींच देता तो उसकी कई पसलियां चटक सकती थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें अजीब से हैवानी जोश से चमक रही थी। उसने डंडा सर से ऊपर उठाकर मेरे सामने यूं फुतकना शुरू कर दिया जैसे मेरा सर कुचलने के लिए मुनासिब मौका की तलाश में हो। चमिया के बाहर निकल आने के खतरे की वजह से मैं वहां ज्यादा देर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं बस एक लम्हे के लिए ठिठका और फिर उस पर झपट पड़ा। मेरी वहशियाना पेशकदमी ने उसे दहशत ज़दा कर दिया। वो डंडा वहीं फेंक कर पूरी रफ्तार से मुखालिफ समत में भाग निकला। मेरी दहशत और खौफ ने उसकी सारी नमक हलाली झाग की तरह निकाल दी थी। मैं उसके ताक़ुब में जाने के बजाय फाटे की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त इन लोगों में से किसी को मारने, पकड़ने या जख्मी करने से ज्यादा मेरी अहम बात यह थी कि मैं किसी संगीन टूट फूट का शिकार हुए बगैर वहां से निकल जाऊं। वो पढ़े लिखे और पुरअमन परवर लोगों का इलाका था। दिन का इब्तदाई हिस्सा होने की वजह से मर्द घरों में मौजूद नहीं थे या फिर पराए बखेड़े में वो उलझना नहीं चाहते थे। मुझे सड़क साफ मिली। भागने के बजाय मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ एक करीब तरीन गली में घुस गया। मैंने गैर इरादी तौर पर आस्तीन से अपनी पेशानी साफ की और आस्तीन पर खून का ताजा निशान देकर बुरी तरह चौंक पड़ा। लम्बे भर बाद ही मुझे याद आया कि मैंने चलते चलते सागा के खून आलूद चेहरे पर आखिरी वहशियाना टक्कर रसीद करके उसके गंदे खून से अपनी पेशानी दागदार कर ली थी। पेशानी पर खून के दाग के साथ पेशकदमी जारी रखने के बजाय मैंने वहीं रुककर अपनी जेब से रुमाल निकाला और रगड़ रगड़ कर पूरी पेशानी को साफ करने लगा। आखिरी चंद मिनटों में सागा के साथ होने वाली जोर आजमाई और भागदौड़ की वजह से मुझे पसीना आया हुआ था। पसीने की नमी ने खून की सफाई में खासी मदद दी और जब सफेद रुमाल के साफ हिस्सों पर खून की सुर्खी मुंतकिल होनी बंद हो गई तो मैं मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। उल्टे रास्ते पर एक तवील चक्कर काट कर निश्तर रोड की तरफ वापस जाते हुए मैं सोच रहा था कि मेरी वो पुरमुशक्कत भाग दौड़ नतीजे के एतबार से रायगां ही गई थी। मैंने सागा का सुराग जरूर लगा लिया था, लेकिन इससे रास अल मेहड़ा के बारे में ठोस मालूमात हासिल करने की नौबत नहीं आ सकी थी। मेरी मालूमात में बस इसी कदर इजाफा हो सका था कि इस बार रास अल मेहड़ा ने बजाते खुद जिमी लाइड और जिम कलार की जगह संभाली थी और शहर के गिने चुने लोगों को 2 अदद सिल्वर आइज दिखाकर अपनी ताकत और वसाइल से मराऊब करता फिर रहा था। कामयाबी की एक मुहिम से उम्मीद बाकी थी। मैं वापस जाकर अव्वल खान को सागा की कमीनगाह से आगाह कर देता और वह सुराज से हरकत में आ जाता तो सागा को ठिकाना बदलने से पहले गिरफ्त में लिया जा सकता था। सागा इतना अहमक नहीं था कि बात बढ़ जाने के बावजूद इसी 4 दीवारी में बैठकर मजीद मसाइब के नज़ुल का इंतजार करता रहा। वो एक तजुर्बेकार मुजरिम था और ऐसे मौके पर वक्त की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन उसके सितारे गर्दिश में आए हुए थे। मेरी मार से उसे इतनी शदीद ज़रबात नहीं आई होंगी जितनी छमिया की एक फायर से आई होंगी। गोली के जख्म का खतरनाक होने के नतीजे में अगर जमर्द उसे किसी अस्पताल में मुंतकिल कर देती तो ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो दोनों बदजुबान औरतें अपना ठिकाना बदलने की अहमियत पर गौर न कर सकती और यूं सागा को मजीद मसाइब के जहन्नुम में धकेलने का सबब बन जाती। यही सब सोचता हुआ मैं निश्तर रोड तक पहुंचने में कामयाब हो गया। पहले मेरा इरादा था टैक्सी लेकर सीधा घर लौट जाऊं, मगर कार से आर्जी महरूमी की सूरत में मेरी नकलो हरकत बहुत महदूद होकर रह जाती। मैंने टैक्सी ड्राइवर को निगार सहनमा चलने की हदायत की और पिछली नशिस्त में धंस कर सिगरेट सुलगा ली। मैं शहर में बगैर ढक्कन के मेन होलों के नतीजे में रुनमा होने वाले मुतअद्दिद छोटे मोटे और इक्का दुक्का मोहलक हादसात के बारे में आए दिन अखबारात में कुछ न कुछ पढ़ता रहता था, लेकिन इस रोज मुझे ऐसे मेन होलों की अफादियत का तजर्बा भी हुआ। मैं निश्तर रोड पर पहुंचने से पहले अपना खून आलूदा रुमाल एक खुले हुए मेन होल में डालकर उससे निजात हासिल कर ली थी।
कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में खुले हुए चंद 100 मेन होल मुझ जैसे जरूरतमंदों के लिए नेमत का दर्जा रखते थे। टैक्सी निश्तर रोड से होकर नेपियर रोड का एक चक्कर काटती हुई कोर्ट की तरफ पहुंची तो ये देखकर मेरा दिल थक से रह गया कि मेरी कार गायब थी। मेरे ज़हन पर यकायक वसवसों ने जलकार कर दी। सबब कोई भी रहा हो, अगर कार गायब थी तो बस गायब थी। इसका आसानी से बाजियाब होना नामुमकिनात में से था। मेरे लिए वहां रुककर वक्त बर्बाद करना बेसूद था। मैं इसी टैक्सी के जरिए क्लिफ्टन रवाना होता तो टैक्सी ड्राइवर मेरी तरफ से शुबहात का शिकार हो सकता था। मैंने उसे रोक कर किराया अदा किया और नीचे उतर गया। चंद मिनट बाद ही मैं दूसरी टैक्सी में घर की तरफ से आ रहा था। मेरी कार के साथ जो भी वाकया पेश आया हो, मुझे इतना यकीन था कि उस वारदात में जमर्द के पुराने मोहल्लेदारों का कोई दखल नहीं था। मैं कार बहुत दूर पार करके पैदल वहां पहुंचा था। इनके लिए यह सुराग लगाना नामुमकिनात में से था कि मैं वहां तक किस कार में सफर करके पहुंचा था। दूसरी टैक्सी को फारिग करके मैं घर पहुंचा तो वो तीनों ही किसी बहस में उलझे हुए थे और ड्राइंग रूम में मुतअद्दिद उर्दू और अंग्रेजी अखबारात कालीन पर बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही वीरा का मुंह बन गया और उसने तलखी से पूछा, कुछ कहे सुने बगैर कहाँ गए थे? मैंने उसे कोई जला कटा जवाब देने का इरादा तर्क करते हुए हंस कर कहा, मेरे जाते हुए गजाला जाग रही थी। इतनी सख्त बाजपुरत तो इसने भी नहीं की थी। मैं भी इसे यही समझा रही थी कि हद से ज्यादा ढील देकर वो तुम्हें बिगाड़ रही है। वीरा के लहजे की तलखी में कोई फर्क नहीं आया। मैं जाग रही होती तो देखती कि तुम खामोशी से कैसे निकल सकते थे। मैं इसे क्या बताता? दरअसल मैं कराची के बाज़ार हुस्न की सैर करने गया था। मेरी बेचारगी से जवाब दिया और बेअतबारी से उन तीनों की आंखें फैल कर रह गईं। क्या वाकई? गजाला के बेसाख्ता सवाल से भी यकीनी छलक रही थी। ये कौन सा वक्त था वहां जाने का? वीरा का सवाल खालिस से तकनीकी नौइयत का था। यही सवाल इस इलाके के एक पान फरोश ने भी पूछा था। मैंने चुपते हुए लहजा में वीरा से कहा, इसी यकसानियत से तुम अपनी ज़हनी सतह का अंदाजा लगा सकती हो। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं अव्वल खान से बात करूंगा तो बहुत सी बातें खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अखबारात में रास अलमेडा की बात तस्वीर कहानी छपने के बाद तुम्हारा यूं बाहर जाना खतरनाक था। सुल्तान शाह मुलामत अमेज लहजा में बुड़बड़ा रहा था। तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से हम सब परेशान हो गए थे। मैं को जवाब दिया बगैर अव्वल खान के घर का नंबर मिलाता रहा। वो वहां मौजूद नहीं था। स्टेशन 4 पर होने वाले एलएस की स्याह बिल्ली के तबाहकुन धमाके के बाद वहां के फोन पहले ही बहाल हो चुकी थी। वहां अव्वल खान ने खुद ही फोन उठाया था। तुम किसी को कुछ बताए बगैर कहाँ गायब हो गए थे? मेरी आवाज पहचानती अव्वल खान ने लान तान शुरू की तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका कि उसे मेरी गैर हाजिरी का इल्म कैसे होगा। मगर उसके अगले फिक्रे से ही बात साफ होगी। वो कह रहा था, वीरा का ख्याल था कि तुम मेरी तरफ आए हो। उसने तुम्हारी तलाश में मुझे फोन किया था। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं। इन दोनों को सोने से फुर्सत नहीं थी। मैंने गलती ये की कि इनके बेदार होने का इंतजार किए बगैर सागा की तलाश में निकल खड़ा हुआ और अब सब बातें बना रहे हैं। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे लिए इतने लोग फिक्रमंद रहते हैं। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें अपनी खबरगिरी के लिए कोई मुयस्सर नहीं होता। अव्वल खान का लहजा नर्म पड़ गया। फिर उसने कदरे हर से सवाल किया, तुम सागा की तलाश में कहाँ भटकते फिर रहे थे? मैं भटक नहीं रहा था। उसे उसकी कमीनगाह पर जख्मी हालत में छोड़कर मुश्किल से वापस आया हूँ और चाहता हूँ कि तुम फौरन इस पर हाथ डालने की कोशिश करो। मैंने पूरी संजीदगी के साथ कहा, कमीनगाह? तुम उसके ठिकाने का सुराग कहाँ से मिल गया? अव्वल खान की आवाज तहय्युर ज़दा थी। मुझे बाजार हुस्न से उसका पता चला था। ये लंबी कहानी है, बाद में मुझसे पूरी तफसील सुन लेना। इस वक्त अहमियत इस बात की है कि उस पर हाथ डाला जाए। देर की गई तो वो कहीं भी रोपोश हो सकता है। इस वक्त वो 2 औरतों और एक मुलाजिम के साथ अपने ठिकाने पर मौजूद होगा। मैंने जोर देकर कहा, यह बहुत बड़ी खबर है। मुझे उसका पता बताओ। मैं अभी आदमी रवाना करता हूँ। अव्वल खान की इस्तरारी आवाज उभरी, वो नहीं मिला तो औरतों को उठवा लिया जाएगा। वो खुद ही सामने आने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। औरतें बिल्कुल गैर अहम हैं। एक सागा की रखेल है और दूसरी उस लड़की की माँ। मिले तो वो तीनों साथ ही मिलेंगी या सब गायब हो गए। कार्डन ईस्ट का इलाका मेरा देखा भाला हुआ नहीं था। ना ही सागा के मकान के बाहर नाम या नंबर की कोई तख्ती मौजूद थी। मैंने सड़कों और गलियों के हवाले से अव्वल खान को इस इमारत की ठीक ठीक निशानदेही करा थी जहां मैंने सागा को जख्मी हालत में छोड़ा था। मैंने कागज पर नक्शा बना लिया है। मेरे खामोश होते ही अव्वल खान बोल पड़ा, मैं एक पार्टी को फौरी तौर पर उधर भेजने का बंदोबस्त करके तुम्हारी तरफ आता हूँ। घर पर ही मेरा इंतजार करना। तुमने अखबारात देख लिए होंगे। अपनी तस्वीर के अशात के बाद अब रास अलमेडा शहर से भागने की फिक्र में होगा। सागा हमारे हाथ आ गया तो फरार होने से पहले ही रास अलमेडा की गर्दन दबोची जा सकेगी। तुम हमेशा कोई ना कोई हैरान कुन कारनामा सर अंजाम देने की फिक्र में लगे रहते हो।